भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की और ईरान की एंट्री ने आग में घी डालने का काम किया है। तुर्की ने पहलगाम हमले की निंदा तो नहीं की, लेकिन कराची में अपना युद्धपोत जरूर भेज दिया। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री इस्लामाबाद के दौरे पर है, जिसे पाकिस्तान अपनी जीत मान रहा है। तो सवाल यह है कि क्या यह तुर्की, पाकिस्तान और ईरान की तिकड़ी हिंदुस्तान के सामने टिक भी पाएगी, या ईरान और तुर्की के खलीफा वार में पाकिस्तान खुद ब खुद पिस जाएगा, मारा जाएगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर तुर्की और ईरान के बीच खलीफा वॉर शुरू हो चुकी है। दोनों ही देश पाकिस्तान का समर्थन कर मुस्लिम देशों के बीच अपना अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान का समर्थन उन्हें भारी पड़ सकता है। दरअसल तुर्की ने कराची में अपना युद्धपोत भेजा है, जिसका पाकिस्तानी नेवी ने स्वागत किया है। इससे पहले भी कश्मीर को लेकर तुर्की और उसके राष्ट्रपति का पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर है। कई बार वो कश्मीर का मुद्दा उठा चुके हैं। वहीं ईरान भी खलीफा की लड़ाई में पीछे नहीं रहना चाहता है। लिहाजा भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ही ईरान के विदेश मंत्री इस्लामाबाद के दौरे पर हैं, जिसे पाकिस्तान अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। ऐसे में सवाल है कि भारत पाक तनाव के बीच तुर्की की मंशा क्या है? मुस्लिम देशों का खलीफा बनने के चक्कर में पाकिस्तान का साथ, वॉरशिप कराची पहुंचाकर भारत को क्या संदेश देना चाहता है तुर्की, ईरान और पाकिस्तान के नाम पाक गठबंधन का मकसद क्या है? तुर्की ईरान के खलीफा वॉर में पिसेगा पाकिस्तान? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बड़ी बहस, समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान और तुर्की के पाकिस्तानी प्रेम की असली वजह क्या है। कई मेहमान भी जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलिए अपने मेहमानों साहब को मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं दीपक वोरा सर, पूर्व राजनयिक हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौर सर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अमित रैना है, कश्मीरी एक्टिविस्ट। और पाकिस्तान से हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सज्जाद अली पाकिस्तान के पत्रकार हैं, राजा कासिफ है पाकिस्तान से पॉलिटिकल एनालिस्ट, और मेजर रजा हमारे साथ हैं पाकिस्तान से डिफेंस एक्सपर्ट। मैं सबसे पहले दीपक वोरा सर आपके पास आना चाहूंगा। ये तुर्की, पाकिस्तान और ईरान का ये नापाक गठजोड़, मकसद क्या है इनका? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब भी मैं सुबह सुबह आपके साथ बात करता हूँ बहुत अच्छा लगता है, आपने बड़ी अच्छी तरह से समझाया। पहले शुरू करते हैं ईरान के साथ। आपको याद है कि 1 साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ है तो एक दूसरे पे मिसाइल फेंक रहे थे ईरान और पाकिस्तान। वो कह रहे थे कि बलूची जो आतंकी हैं वो आपके देश में नहीं, आपके देश में। उसके बाद ईरान के जो पुराने राष्ट्रपति थे वो आए और फिर डार्लिंग डार्लिंग, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर करके ठीक हो गया। अभी भी बहुत तनाव है उनके बॉर्डर पर। तो ये बाबरची जो उनका विदेश मंत्री, जो भी उसका नाम है, जहाँ आया है, इसके कोई मायने मत लीजिएगा। वो आया है कहने के लिए कि देख अब तुम लोग शांत हो जाओ, क्योंकि आपकी ऑलरेडी समस्याएं हैं, तो अभी हमारे बॉर्डर को ज़्यादा तनाव रखने की जरूरत। टर्की की समस्या ये है, वो ये जो बेवकूफ़ है आधा दरबान या अर्दन बन जो भी है, ये अपने आप को खलीफा बनाना चाहता है ऑटोमान का। एक युद्धपोत भेज दिया, क्या सोचते हैं कि भारतीय नेविया के साथ टक्कर लेगा? ये बेकार की चीज़ है। पाकिस्तान के पास 2-3 बचे हुए हैं दोस्त, उनको भी वो घसीट रहा है इस जंग में। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ सर बड़े स्पष्ट रूप से कि इस समय पाकिस्तान, आप जानते हैं कि तालिबान अफगानिस्तान के साथ उसका जंग चल रहा है, टीटीपी के साथ उसका जंग चल रहा है, बलोचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी से वो लड़ रहा है, और फिर सिंधिस्तान में उभर रही है, बहुत तनाव हो रहा है। 4 फ्रंट पे वो लड़ रहा है, 5वां फ्रंट उसने भारत के साथ खोल दिया है। बेवकूफ़ है इसका ये जो मैड मुल्ला मुनीर है। अरे 5 जगह पे तू कैसे लड़ेगा? इतनी फौज नहीं है। लेकिन सर किसी ने आरोप नहीं लगाया इस मुल्ले पर कि इसका दिमाग तेज है। तो अब वो बुरी तरह से पिस चुका है। भारत क्या करेगा? पाकिस्तान को पसीना आने दो। चाणक्य ने कहा था दुश्मन को भनक ना हो, आप क्या करने वाले? पसीना आने दो, पतलून गीली होने दो, उसके बाद हल्के हल्के बदला लो। आई कंक्लूड सर। मेरे पाकिस्तानी मेहमानों से अनुरोध है कि क्या आपको लग रहा है कि तुर्की और ईरान पाकिस्तान को बचा लेंगे क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आप लोग तुर्की और ईरान का जिक्र कर रहे हैं, चीन का भी जिक्र करें, सब मिलके खड़े हुए हैं, लेकिन जंग अकेले पाकिस्तान से ही करना चाह रहे हैं। आप तो आप फिक्र न करें, पाकिस्तान अकेला ही काफी है। ये साहब जो अभी तकरीर कर रहे थे, माशाल्लाह हमें अच्छी लगी, पसंद आई इनकी बातें। इनसे कहिए कि हमारे जनरल का नाम आराम से एहतराम से लीजिए। अफवाज की सबकी इज्जत है, आपके मुल्क के अफवाज की भी इज्जत है। हम कहते हैं फौज को इज्जत दो, फौज अपनी जानें लेके खड़ी होती है ममालिक के लिए। आपकी फौज भी काबिल एहतराम है, फौज पाकिस्तान की भी काबिल एहतराम है। लड़ा रहे हैं, आपके मोदी सरकार ने
हाथ खड़े करके ये कह दिया 26 तारीख को कि आप जाने और आपका काम जाने, तो आपकी अफवाज जो है वो अब फैसला करेगी करना क्या है। 12-13 अच्छा सज्जाद अली साहब, अगर पाकिस्तान में खौफ नहीं चल रहा है तो ये आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है 2 बजे, फिर उसके बाद कल रात को खबर आ गई, आज आपने विशेष सत्र बुलाया ना, जिसका पीटीआई ने बायकॉट कर दिया है। पीटीआई कह रही है कि हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, इस तनाव के बीच पीएम साहब तो गायब हैं पाकिस्तान के, ये पीटीआई कह रही है। जी, आपकी अपोजिशन जो है मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए कब से रो रही है, आप लोग बुलाए ना, क्यों नहीं बुला रहे? हमारे यहाँ तो सर्वदलीय बैठक हो गई, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सभी पार्टियां एक है और कह दिया है कि सरकार बड़ा एक्शन लेगी, सब एक साथ खड़े हैं। लेकिन आपके मुल्क की हालत देख लीजिए, आपके मुल्क की हालत देख लीजिए। सरकार पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की बात कर रहा हूँ, नहीं बुलाया गया, आप क्यों बुलाइए ना, क्यों नहीं बुला रहे? हमारी आपको कौन सा डर है? आपको कौन सा डर है? आपको कौन सा डर है? हमारे यहाँ फैसला हो चुका, हमारे यहाँ फैसला हो चुका और सभी दलों ने सरकार का पूरा समर्थन कर दिया। अब ये उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं राजा कासिफ साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। जो ईरान इस्माइल हानिया को नहीं बचा पाया, आपको लगता है कि वो पाकिस्तान को बचा लेगा? सबसे पहले तो बुनियादी चीज एक ठीक कर दूं, वोरा साहब जो हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो कहीं से भी ना कोई पढ़े लिखों वाली है नहीं कि वो ऐसे मतलब ये कोई चमारों वाली लैंग्वेज हो सकती है, जूते टांकने वाली। ये कोई पढ़े लिखे वाली लैंग्वेज में बात करें तो अच्छे लगेंगे। और आप ही ने कल मुझे सीखना होगा, आपसे सीख लूंगा। सुनिए यार, बात करो जरा तमीज से। गले के अंदर तुम हर दफा जोकर बन के आ जाते हो, तुम्हारे अंदर कौन सा वो है? अगर तुम टैलेंटेड होते तो आज जो है ना राजा कासिफ वो शंकर की जगह लगे होते। राजा कासिफ जी, देखिए फिर आप फिर शब्दों में मर्यादा को लांग रहे हैं। फिर कल ही मैंने आपको समझाया था और आपने माफी भी मांगी थी। नहीं, उनको भी माफी मांगनी चाहिए। आपने माफी भी मांगी थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में। मतलब इसलिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। वो पाकिस्तान में चलते होंगे, पाकिस्तान की आवाम आपकी सेना के बारे में ये सोचती होगी, उनके जहन में ये होगा, इसलिए आपके मुंह से निकल जा रहा है। इसमें आपका क्या कसूर? नहीं, इनके मुंह से ये आपके संस्कार है। उसको भी तो ठीक करवाई ना, इनको नहीं करवा रहे आप। इसका मतलब आप तो खुद हुए में। सुनिए राजा कासिफ जी, मेरे सवाल को आप गोल कर गए। मैंने आपसे पूछा जो ईरान हमास शिप को बचा नहीं पाया अपने मुल्क में, वो आपको आकर यहां बचा लेगा? और ये गले में कभी लाल हरे पहन के आ जाते हैं, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इनका ये हाल है। ये कोई पढ़े लिखे आदमी है? ये वक्त आपके लिए दूसरे के कपड़ों को देखने का नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि गुर्बत बहुत है पाकिस्तान में, आप दूसरे के कपड़े देख रहे हैं कि कौन क्या पहन रहा नहीं पहन रहा है। बात करें, आपको भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, एक मौजूद आदमी है, आप उसके बारे में गलत बात कैसे कर सकते हैं? और आप उसको रोक नहीं रहे उस आदमी को, उसको कहेंगे तुम गलत। राजा कासिफ जी, कल आपने भारतीय सेना के बारे में क्या अल्फाज का इस्तेमाल किया था वो मैं बोलना नहीं चाहता, और आपने उसके लिए माफी भी मांगी थी। आपने उसके लिए माफी भी मांगी थी। दीपक वोरा सर को लाइए साथ में, दीपक वोरा सर को साथ में लाइए राजा कासिफ के साथ। दीपक वोरा सर, मतलब असल सवाल से गोल कर गए राजा कासिफ। नहीं, ये क्या तरीका है कि फलाना आप डिप्लोमेट हैं, कोई अपना कोई शाइस्तगी दिखाए, कोई लगे कोई पढ़ा लिखा आदमी है, आपसे तो हमें अच्छी उम्मीद होती है। अगर आप ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे, जो सड़क पे खड़ा हुआ बंदा बात कर रहा है, तो फिर पीछे क्या रह गया? जनता तो थर्ड क्लास बातें करेगी। आप जैसा बंदा आपके अंदर होनी चाहिए। आप एक बड़े आदमी हैं, आपको इस पे माजरत सॉरी करनी चाहिए कि यार मैं उसको लफ्ज क्या मुल्ला, यार आप डिप्लोमेट हैं, डिप्लोमेसी में तो ऐसी लैंग्वेज यूज ही नहीं होती। आपने कैसे की? वो भी एक आर्मी चीफ के बारे में। आपको क्या लगता है पाकिस्तान का आर्मी चीफ कोई रास्ते में पड़ा हुआ है आपके बारे में बात कर रहे हैं? मतलब वो सेना का नुमाइंदा है, एक बंदा है। इनसे मेरी इसको खामोश करा सकते हैं सर? एक सेकंड राजा कासिफ जी आपने बोल लिया ना, दीपक सर जवाब देना चाहते हैं।
मैं इतना कह रहा हूँ सर, इनसे मुझे सबक लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी दुनिया उसको मुल्ला मुनीर कहती है। और ये जब मैंने कहा है कि मैड मुल्ला मुनीर से, ये सोमालिया में आज से 100 साल पहले एक मैड मुल्ला मोहम्मद होते थे, अपने लोगों को जिहाद करके कई हज़ारों को भेज दिया अपनी मौत की तरफ। ये भी हम देखते हैं यहाँ पर हो रहा है। फिर अभी इससे पहले किसी ने कहा पाकिस्तान अकेला काबिल है, पूरी दुनिया को लड़ सकता है। सर ये कौन से मुंगेरी लाल के सपने आप देखते हैं? हमने कुछ कहा है कि हम पाकिस्तान को ठोकेंगे? आप क्यों इतने नर्वस हो रहे हैं सर? हमने तो कोई मोबिलाइजेशन की नहीं है, आप कर रहे हैं। हमारी तो सिर्फ मीटिंग्स यहाँ पर हो रही हैं। कौन खड़ा है आपके साथ? बड़े बड़े देश, टर्की फर्की को भूल जाइए। और ईरान की इसलिए नहीं आया है कि आपको समर्थन दे रहा है उनका विदेश मंत्री, आपसे ये कहने आया है कि हमारे बॉर्डर पे, ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो तनाव है उसको कम करिए, ये सुन्नी शिया का मसला है। सर आप लोग सच्चाई को एक बार स्वीकार करेंगे तब आपको पता लगेगा। फाइनली सर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सर, एक मेरे फेवरेट एक्टर थे राजकुमार, और उनकी लाइन्स मैं रिपीट करता हूँ, हम मारेंगे ज़रूर जानी, बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा। ठीक है, मैं कर्नल राठौर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। राठौर सर, ईरान और तुर्की, इन दोनों के बीच की अदावत पूरी दुनिया जानती है, ये जगजाहिर है। ये दोनों यहां पर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए एक साथ आ पाएंगे, या फिर इन दोनों के बीच जो खलीफा बनने की बादशाहत की जंग है, इसमें बेमौत मारा जाएगा पाकिस्तान? देखिए, यहाँ पर आपको ईरान और तुर्की को अलग अलग समझना होगा। तुर्की का भारत विरोध जो है वो जग जाहिर है। तुर्की जब से एर्दोआन आए हैं सत्ता में, भारत के विरोध में है, और यदा कदा जो है वो पाकिस्तान के समर्थन में और जम्मू कश्मीर के खिलाफ बयान देते आए हैं। इनके दिल में एक छिपी हुई हसरत है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बने। ये तो रही तुर्की की एक बात। अब आती ईरान के साथ। ईरान और भारत का कोई विरोध नहीं है। भारत और ईरान अपने रिलेशंस को काफ़ी बैलेंस करके चला रहे हैं। तो अगर भारत, तुर्की, ईरान के विदेश मंत्री आज इस्लामाबाद में हैं और हो सकता है इस हफ्ते में वो दिल्ली में भी आए, तो उनका स्वागत है। और जब उन्हें वो सबूत दिखाए जाएंगे, उन्हें बताया जाएगा कि किस कदर पाकिस्तान भारत के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्विस है, और आज से नहीं 35 सालों से मुलव्विस है, तो वो फिर उसके बाद अपना हाथ खींच लेंगे। हम ईरान को अपना दुश्मन नहीं मानते, कतई नहीं मानते। ईरान के साथ हमारे हमेशा अच्छे संबंध रहे। बात करनी है तुर्की के जहाज की। तुर्की के हवाई जहाज आते हैं और गोला बारूद डिलीवर करके जाते हैं। अभी जो ये तुर्की का फ्रिगेट आया है कराची में, इसके पीछे एक गेम प्लान है। प्रत्यूष जी इसको समझिएगा। और गेम प्लान ये है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है कि कहीं कराची के ऊपर अनहोनी ना हो जाए, इसलिए उसने एक फॉरेन नेवी का वो दहशत पाकिस्तान में नजर भी आती है। मैं सज्जाद अली साहब, मेजर रजा, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले सज्जाद अली साहब, जब तक मैं आपको पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी न्यूज चैनल की एक क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं। ये देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालात है। जरा प्ले कीजिएगा। मैं अब्दुल गफ्फार बात कर रहा हूँ, नई कराची से। जी सर, अब्दुल गफ्फार साहब, न्यू कराची से। जी अब्दुल गफ्फार साहब। जी मैं 500 रुपए डोनेट करना चाह रहा हूँ। अरे माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। बता दीजिएगा मैं किस तरीके से आपके अकाउंट में डलवाऊंगी। जरा थोड़ा सा मैं पढ़ूँ सर, थोड़ा मुझे मालूमात नहीं है जरा। अल्लाह ताला आपको बेहिसाब दे अब्दुल गफ्फार साहब। ये वो जज्बा है जो हमने 65 की जंग में देखा, 71 की जंग में देखा, हमने सैलाब में देखा, हमने जलजले में देखा, और आज जब इस मुल्क पर एक मर्तबा फिर कड़ा वक्त पड़ा है, तो जज्बा देखिए कि न्यू कराची का एक बाशिंदा, एक पाकिस्तानी अपनी जेब से 500 रुपए दे रहा है। सज्जाद साहब, मतलब ये हालत है आपके मुल्क की कि लोग वहां पर चंदा दे रहे हैं। कोई 200, कोई 300, कोई 500 रुपए दे रहा है। आप जंग लड़ेंगे हिंदुस्तान से? मतलब समझ में आता था कि आटा, तेल, चीनी की वहां पर दिक्कत थी, अब तो इतनी गुर्बत है कि चंदा किया जा रहा है। बात यह है कि आप लोग जो है वो मीडिया पर बैठ के जिस तरीके की लफ्जी जंग कर रहे हैं, हम वो भी देख रहे हैं। और अभी जो मोहतरम अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे, उनका कहना है कि पाकिस्तान जो है वो
मैं आपसे पूछ रहा हूं, चंदा इकट्ठा किया जा रहा है क्या जंग के लिए? कोई बात नहीं है, मैं पूरे शहर से मैं खुद बोलूंगा, एक एक सिटीजन खड़ा हुआ है, चाहे वो गरीब है, उसकी 1 रुपए की औकात है, वो अपनी सज्जाद साहब एक बात बताइए मेरे को जरा, सज्जाद भाई एक बात बताइए जरा। मेरे एक सलाफी दोस्त हैं पाकिस्तान से, वो ये कह रहे थे, मैंने कहा ये पाकिस्तान के ब्रिगेडियर जनरलों पे इतने बड़े बड़े तमके कौन से होते हैं, जंग तो आपने एक भी नहीं जीती। तो बोले वो इलेक्शन जीतने के तमके हैं। पाकिस्तान की आर्मी का तो रिकॉर्ड है कि जंग कोई जीता नहीं, इलेक्शन कोई हारा नहीं। तो जब जब इलेक्शन जीत जाती है पाकिस्तान की आर्मी तो एक तमका लगा लेती है। तो जिस आर्मी की औकात एक युद्ध जंग लड़ने की और जीतने की नहीं है, उसकी आप गीगर बकवी हमको दे रहे हैं। अभी आप कह रहे थे आसिम मुनीर ये कर लेगा। मैं बताता हूं हमारे पार्लियामेंट ने क्या फैसला किया ऑल पार्टी मीट में। उन्होंने फैसला किया है कि आसिम मुनीर का सर लाके लाल चौक में कश्मीर में श्रीनगर में लगा टांगना है। ये फैसला हुआ है हमारा, क्योंकि हम एक शहादत का बदला लेना जानते हैं। और ये जो आजकल पाकिस्तान में हीरा मंडी में व्यवसाय करने वालों को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, हाँ उनको भी ये समझा दीजिए कि आसिम मुनीर का सर इस देश में लाल चौक पे टांगा जाएगा। ये ख्वाब ख्याली है, आप इकबाल भी नहीं कर सकते हैं। आप जंग हार चुके, हम काहे के ख्याली हैं? ख्याली तो आप है। 500-500 रुपए लेके फौज को इधर से उधर भेज रहे हैं, दिवाली के पटाखे खरीद रहे, 5 गोली खरीदने के पैसे नहीं, आपसे चंदा लिए जा रहे हैं। फौज को खाना खिलाने के लिए ज़कात मांगी जा रही है। ये तो हालात हैं आपके। कारगिल हमने लिया था, कारगिल आपकी जगह थी, आप छुड़ा लिया था, फिर मार के छत्तर मार के भगाया वापस। अपनी फौजों की लाशें भी नहीं ले जा सके अपनी। और वो नवाज शरीफ अपनी गीली पतलून लेकर बिल क्लिंटन के पांव में 4 जुलाई को गया कि मुझे बचा लो। सिफारती ताल्लुकात करा के आपने खाली कराया, झूठ बोल के पीछे से हमला किया। क्लिंटन के चरणों में जाकर मेजर रजा हमारे साथ है, पाकिस्तान से डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर रजा जी देखिए, अब ये बात, अब इस बात पर मैं बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता। पूरी दुनिया जानती है करगिल में पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान की सेना ने क्या किया, जो उसके डीएनए में पीठ पीछे हमला, पीठ पीछे खंजर। मैं आपसे अभी के हालात पर बात करता हूं मेजर रजा, क्या तुर्की और ईरान वाकई में पाकिस्तान के साथ आ रहा है? क्योंकि जब पूछा जाता तो कहते हैं कि ईंधन बनाने के लिए वहां रुके थे। कोई पाकिस्तान के साथ वाकई में इस हालात में खड़ा है भी या नहीं? अच्छा, ये एक तो बहुत शुक्रिया सारी बहस इस पे। मुझे इस तरह लग रहा था सुबह यहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चे बाहर से जा रहे थे, तो वो इसी तरह हंसी मजाक आपस में लड़ाई करते हुए, किसी का कुर्ता कोई खींच रहा था, वो इसी तरह। तो मुझे तो ये लग रहा था कि ये माहौल सारा उसी तरह बना हुआ है। और आप बात कर रहे हैं 2 न्यूक्लियर देशों की आपस में जंग की, तो मैं सिर्फ इसमें यह कहना चाहूंगा कि आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, नापाक गठजोड़। मुझे उस पर एतराज है। मुल्कों की आपस में दोस्ती होती है तो बराए मेहरबानी नापाक गठजोड़ ना कहें। चंद दिन पहले आप कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा, आज आप कह रहे हैं कि नापाक गठजोड़। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि मुल्ला मुनीर ना कहें। मुल्ला भी बड़े काबिल इज्जत हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी बड़े काबिल इज्जत हैं, आपके जो पंडित हैं वो भी बड़े काबिल इज्जत हैं। कासिम साहब ने कल एक गलती की तो उन्होंने उसी वक्त उसकी माफी मांग ली, तो मैं समझता हूं कि अरोड़ा साहब को भी चाहिए कि वो माफी मांग लें। कासिम साहब की एक और बात पे भी मुझे एतराज है। उन्होंने कहा कि सड़क पे खड़ा हुआ शख्स ऐसी बात करे। मेरे नजदीक सड़क पे खड़े हुए लोग बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं और अवाम की दानाई को बराए मेहरबानी ये ना समझें कि अगर हमने यहाँ पे कोई वेस्ट कोट पहनी हुई है या किसी ने कोई कपड़े पहने हुए हैं तो हम उनसे बेहतर हैं। आम लोग, जनता जो है वो सबसे बेहतर और सबसे बहुत। अच्छा, एक बात मैं आखिरी करना चाहता हूं और वो ये कि पाकिस्तान और इंडिया की खुशकिस्मती है कि उनके बीच में ऐसे लोग मौजूद हैं कि अगर उनके मशवरों पे वो चले तो मेरा ख्याल में दोनों मुल्कों के लिए बेहतरी का रास्ता निकल सकता है। और मैं इशारा कर रहा हूं रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव की, कि जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों से बात की है। आप डिप्लोमेटिक दुनिया में देख लें, सर्गे लैवरोव दुनिया में, आखिरी बात कर रहा हूं कि सर्गे लैवरोव दुनिया में सबसे समझदार डिप्लोमेट माने जाते हैं, चाहे मगरब हो चाहे मशरक। तो मेरे ख्याल में मैं मेजर रजा साहब आपकी एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। आपने कल भी ये बात कही थी कि हम दोनों पड़ोसी हैं और हमें अच्छे रिश्ते, अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए।
और ये अच्छे रिश्ते ताल्लुकात दीपक वोरा सर तभी फलीभूत होते हैं, तभी इंप्लीमेंट होते हैं जब सामने वाला दगा ना दे। तो ऐसी स्थिति में क्या पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो क्या कोई हाथ पकड़ेगा उसका दीपक वोरा सर कि हम आतंकियों को खत्म कर देंगे? कहां खत्म किया? ये दुनिया में अकेले पड़े हुए हैं सर। एक सवाल इनसे पूछ लीजिएगा, जो 3 मेहमान वहाँ से आए हैं, क्या वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं? क्या वो ये स्वीकार करते हैं कि भारत बहुत आगे निकल गया है, उसकी इकोनॉमी, उसका सोशल सिस्टम, उसकी रेप्यूटेशन, पॉलिटिक्स, मिलिट्री? क्यों आग लगती है इन लोगों को सर? भारत के साथ अभी भी मुकाबला करना चाहते हैं, दुनिया भर में भागते फिरते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ये करिए वो करिए। वाई सर? आपका अपना सम्मान किधर है? सेल्फ रिस्पेक्ट किधर है सर? सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना तो कुछ नहीं होता। वाई डू यू कीप रनिंग टू एवरीबॉडी? ये जवाब दीजिए। भारत के साथ आप दोस्ती चाहते हैं? अगर दोस्ती चाहते हैं तो जो अभी किया है ये आपके आर्मी वालों ने, तो वो नहीं करना चाहिए था ना सर। वाई डोंट यू लुक इनसाइड? अपने आप देखिए क्या हो रहा है सर। मैं आपको एक चीज़ पढ़ के सुना देता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं सर, गिव मी 30 सेकेंड। वो अमेरिका में एक हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, और उसमें सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, एकेडमिक्स बहुत है। उनका मैसेज मैं पढ़ के सुना रहा हूँ सर, ये मेरे पास कल आया था। उन्होंने कहा है, मिस्टर एम्बेसडर, डू वॉट यू हैव टू। पाकिस्तान's डेथ इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इज़ नो लॉस टू मैनकाइंड। Pakistan's survival in its present form is no benefit to mankind। ये तो वहाँ के विचार हैं सर आपके बारे में। सोचिएगा इसके बारे में, क्यों जब कहीं भी आतंकी हमला होता है पाकिस्तान का नाम आता है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सऊदी अरेबिया कहता है ये तो भीख मांगने आते हैं? क्यों सर? क्यों? अगर इतना कुछ है आपके पास तो आप स्वीकार क्यों नहीं करते? सारी दुनिया में आपकी छवि आप देखिए सर, ये एडलमैन इंडेक्स देखिए, आप ट्रस्टवर्दी इंडेक्स, आप मॉर्निंग कंसल्ट का देखिए, लीडर्स का, पाकिस्तान का नाम ही नहीं है उसके अंदर। क्या बात है सर? व्हाट इज द प्रॉब्लम? इसका जवाब आप ही दे पाएंगे। दिक्कत है सर, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि काश पाकिस्तान इन बातों पर अगर संजीदगी के साथ गौर करता तो शायद आज ऐसे हालात नहीं होते। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर है, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का बयान सामने आया है। पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का बयान है, भारत ने अपने दुश्मन को मौत की सजा देने के लिए इलेक्ट्रिक कुर्सी का इस्तेमाल करने की बजाय उसके गले में एक बहुत लंबी रस्सी डाल दी है। ये बयान सामने आ रहा है पूर्व राष्ट्रपति अफगानिस्तान के अमरुल्लाह सालेह। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए जी न्यूज़।